प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझेंगे क्योंकि आजकल के एग्ज़ाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी सेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसके बाद हम लोग इसके MCQ को भी लगाएंगे। इससे पहले इस चैनल पर भारतीय संविधान के विकास का इतिहास और भारतीय संविधान निर्माण व संविधान सभा को अच्छे से समझ लिए हैं और उसके MCQ को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। उस टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई भी जब मूवी रिलीज होता है तो उससे पहले उसका ट्रेलर आता है और ट्रेलर को हम लोग देखकर ये समझ जाते हैं कि ये फिल्म किस प्रकार का है। ठीक उसी प्रकार पूरा संविधान को पढ़े बगैर भी हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है और इसमें किन किन मुद्दों पर या किन किन विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये प्रीएम्बल है। आप किसी भी सरकारी स्कूल के किताब के पहले पन्ने पर इसे देख सकते हैं। इसके परिचय को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऐसा क्यों हुआ कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया मगर लागू इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया? क्योंकि जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस दौरान दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था और उसमें एक संकल्प पारित किया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को देश स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी डेट को याद करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया और नवंबर से जनवरी तक का इंतज़ार किया गया और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। इसके बाद है प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के सार से है। कहने का मतलब है कि यह संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। आप इसको पढ़ करके संविधान के प्रकृति को समझ सकते हैं। फिर है अगला पॉइंट कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मतलब भारत का जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है मगर इसकी जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी एक प्रस्तावना मौजूद था मगर वो ये प्रस्तावना नहीं है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वे भारत शासन अधिनियम 1919 से लिए गए हैं, तो बिल्कुल नहीं। ये जो प्रस्तावना है ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अगला पॉइंट है कि संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया या पारित कर दिया गया था। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया जिसे 22 जनवरी 1947 पारित कर दिया गया और यही वो प्रस्तावना था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पृष्ठभूमि को हम लोग देख लेते हैं कि संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान की वर्तमान प्रस्तावना के आधार का निर्माण किया, जो अभी हम लोगों ने समझा। और इसमें जो
इम्पोर्टेंट बातें हैं प्रस्तावना में, वो किस किस घटना से प्रेरित है उसे ही यहाँ पर दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यह सिद्धांत रॉलेट एक्ट जैसे विरोध और राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम है। क्योंकि आपको पता है कि 1919 में भारत में रॉलेट एक्ट आया था, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहते हैं, क्योंकि उसमें शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने का प्रावधान था। वो घटना से ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता ग्रहण किया गया है। उसी तरीके से सामाजिक न्याय, यह राजा राम मोहन राय की उदार विचारधारा पर आधारित था, जिन्होंने महिलाओं के अधिकार पर जोर दिया था। सामाजिक न्याय के लिए दूसरा पॉइंट है कि दूसरी विचारधारा में केसी सेन, न्यायमूर्ति रनाडे और स्वामी विवेकानंद ने हिंदू रूढ़िवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय की भावना को शामिल किया। फिर है विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान। यह धार्मिक समुदायों को अपने शिक्षण संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार प्रदान करके किया गया था। संविधान में समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता दी गई है। फिर है अन्वेषणता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता ने धार्मिक समूहों के अधिकार और राज्य की हस्तक्षेप की शक्ति प्रदान की है। फिर है सार्वभौमिक मताधिकार। इसे पहली बार मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में दर्शाया गया था कि लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए प्रतिनिधि सभा के लिए प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया जाए। संघवाद। भारतीय संविधान ने कुछ उप इकाइयों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष दर्जा देकर विषम संघवाद को अपनाया। भारत में लोकतांत्रिक और भाषाई संघवाद सह अस्तित्व में है, मतलब कि ये दोनों हैं। मौजूदा राज्य कानूनों को मान्य करने और स्थानीय पहचान की रक्षा के लिए अनुच्छेद 371A के तहत उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय पहचान। भारतीय संविधान ने विभिन्न धार्मिक और भाषाई पहचानों के बीच बंधुत्व और संतुलन के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। हम भारत के लोग, ये क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान की शुरुआत किस शब्द से हुई है, तो हम भारत के लोग से हुई है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। तो हम लोग को इसमें समझना क्या है कि सबसे पहले तो हमें इन शब्दों को एक सीक्वेंस में हमें याद करना होगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं। जैसे सबसे पहले क्या है, प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद है कि भारतीय संविधान में किन किन न्याय की बात की गई है, तो एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। मतलब कि संविधान में धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, और अक्सर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में किस न्याय की बात नहीं की गई है, तो धार्मिक न्याय की बात इसमें नहीं की गई है। फिर है स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में है। फिर है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आगे हम लोग इन सभी शब्दों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे और हमें इन सभी को एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और इन सभी शब्दों को एक सीक्वेंस में हमें याद करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।
दूसरा है कि भारतीय राज की प्रकृति। संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज घोषित करती है। इसमें सबसे पहले है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब क्या है कि भारत न तो निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का उपनिवेश है। मतलब भारत अपने हर तरह के फैसले करने के लिए खुद इंडिपेंडेंट है, यह किसी पर निर्भर नहीं है, और ना ही यह किसी का उपनिवेश है यानी कॉलोनी है, यानी कि भारत अब किसी देश के अधिकार में नहीं है। भारत या तो विदेशी राज के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा हासिल कर सकता है या उसे सौंप सकता है। ये भारत को इंडिपेंडेंट राइट है। 1949 में भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की, लेकिन इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई। फिर दूसरा शब्द है समाजवादी। यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान में समाजवादी गुण मौजूद था पहले से ही, यानी मूल संविधान में। भारत साम्यवादी समाजवाद के बजाय एक लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण करता है, जो राष्ट्रीयकृत उत्पादन और वितरण के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रावधान की अनुमति देता है। मतलब भारत में साम्यवादी समाजवाद नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद उपस्थित है। फिर है धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य को संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार की गारंटी भी दी गई है, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समान समर्थन प्रदान करती है। फिर अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जहां कार्यपालिका सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। कार्यपालिका बोले तो जितने भी सरकारी सिस्टम के अंग हैं और मंत्री और वह सभी कार्यपालिका के शासन के 3 रूप होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कि किसी भी नियम कानून को बनाना, कार्यपालिका का है कि वो नियम कानून को जनता के बीच लागू करे, और न्यायपालिका का काम है कि वो नियम कानून किस हद तक सही चल रहा है उसकी सही और गलत की फैसला करने के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है। तो उसी में लोकतंत्र की संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जहां कार्यपालिका सभी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति देश के लोगों के पास होती है। राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अनुमति देने के लिए लोकतंत्र का व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र का प्रतिनिधि स्वरूप संसद में मौजूद है। गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति नामक एक निर्वाचित प्रमुख की उपस्थिति को इंगित करता है। यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता की भी अनुमति देता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को। यह सार्वजनिक कार्यालयों में भेदभाव को भी रोकता है और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लाभों को प्रतिबंधित करता है। असल में गणतंत्र का मतलब होता है कि उस देश के जो सर्वोच्च पद है उस पर किसी भी नागरिक का चुनाव हो सकता है। जैसे भारत में संवैधानिक रूप से सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, और वहाँ पर भारत के कोई भी नागरिक पहुंच सकता है, जबकि ब्रिटेन का सर्वोच्च पद वहाँ का किंग या क्वीन होता है, मतलब ताज। तो उस पद पर कोई भी एक आनुवांशिक रूप से ही, मतलब वंशानुगत रूप से ही कोई व्यक्ति पहुंच सकता है, उसका चुनाव नहीं होता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन एक गणतंत्र नहीं है। तीसरा, संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति करना है। इसमें न्याय का अर्थ यह है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में न्याय प्राप्त करने की मांग की जाती है। न्याय का विचार रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है।
सामाजिक न्याय जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों के समान व्यवहार की अनुमति देता है। यह पिछड़े वर्गों, एससी, एसटी और ओबीसी की स्थितियों में सुधार की भी अनुमति देता है। आर्थिक न्याय धन और संपत्ति, आय के मामले में असमानताओं को समाप्त करने और आर्थिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव से बचने की मांग करता है। कहने का मतलब है कि आए दिन हम लोग रिपोर्ट में देखते रहते हैं कि भारत में आर्थिक समानता बहुत ज़्यादा है। मतलब 1% लोगों के पास भारत के लगभग 50% से ज़्यादा संपत्ति है और 99% लोगों में वो 50% से कम संपत्ति को डिवाइड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो गरीब है वो उससे उभर ही नहीं पा रहा है, वो गरीबी में और चला जा रहा है, जबकि अमीर जो है वो और अमीर होता चला जा रहा है। तो इसके लिए हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये बात कही गई है कि आर्थिक न्याय की व्यवस्था की जाए। फिर है राजनीतिक न्याय। सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और सरकार में राजनीतिक कार्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है। स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करने का उपबंध भी करती है, जिसका अर्थ है व्यक्तिगत गतिविधियों पर संयम का अभाव और व्यक्तियों के विकास के अवसरों का प्रावधान। स्वतंत्रता का विचार मौलिक अधिकारों के माध्यम से सभी नगर तक फैला हुआ है, जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। समानता। समानता का अर्थ समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान। कहने का मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे गोरा हो, काला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको समान दृष्टिकोण से सरकार के नज़रों में अवसर मिलना चाहिए। यही समानता का अर्थ है। प्रस्तावना भारत के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है। संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से भी समानता का विस्तार किया गया है। राजनीतिक समानता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के समान प्रतिनिधित्व और बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति देती है। कहने का मतलब है कि भारत में वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, सभी के मत का मूल्य सेम है। मतलब वोट का वैल्यू सबका सेम है और बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार का मतलब है कि 18 साल उम्र जिसने भी पूरा कर लिया हो वो भारत के वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज करवाना जरूरी हो गया है और वो भारत का एक मतदाता है। वो किसी भी चुनाव में वो भाग लेगा। क्रमशः अनुच्छेद 326 और 325 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत आजीविका के समान अधिकार के माध्यम से आर्थिक समानता प्रदान की जाती है। बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब सीधा सीधा भाईचारा होता है कि प्रस्तावना मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयामों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने के लिए भाईचारे यानी कि बंधुत्व की भावना प्रदान करती है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था। एक व्यक्ति की गरिमा संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मान्यता का प्रतीक है। चौथा भाग है कि संविधान को अपनाने की तिथि। तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। जहाँ कहीं भी अपनाना या अंगीकृत की बात आए तो उसे आप 26 नवंबर को ही टिक करेंगे, मगर जब लागू करने की बात आएगा तो वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना से रिलेटेड समय समय पर जो जो स्टेटमेंट दिया है उसे ही इसमें इंक्लूड किया गया है। बेरूबारी संघ मामला 1960, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को अस्पष्ट कहा गया था। फिर है केशवानंद भारती मामला 1973। ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है क्योंकि केशवानंद भारती, आप कहीं भी पॉलिटी को पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को खारिज करते हुए, मतलब कि बेरूबारी संघ मामला को खारिज करते हुए यह घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मामले में प्रस्तावना के अत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत
विशेषताओं में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल विशेषताओं में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं। मतलब कहा गया कि प्रस्तावना में जो पहले से शब्द मौजूद हैं उन्हें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नया कुछ उसमें जोड़ना है तो वो जोड़ा जा सकता है। फिर है SR बोम्मई केस 1994। SR बोम्मई केस में घोषणा की गई कि प्रस्तावना ने संविधान की मूल संरचना का संकेत दिया है। फिर है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। LIC ऑफ इंडिया केस द्वारा प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक अभिन्न अंग माना। और वर्तमान स्थिति इसकी क्या है प्रस्तावना की? तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों का निषेध यानी कि रोकता है। संविधान की उद्देश्य का न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित कहने का मतलब है कि जैसे मौलिक अधिकार न्यायोचित है। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई हनन कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मगर उस कैटेगरी में प्रस्तावना नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व है। संविधान की उद्देशिका को पंडित ठाकुर दास भार्गवा द्वारा संविधान की आत्मा और N.A. पालकी के द्वारा संविधान की पहचान यानी कि परिचय पत्र के रूप में माना गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहने का श्रेय डॉक्टर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी यानी कि KM मुंशी को जाता है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ संविधान सभा की दृष्टि का गठन करती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के संपूर्ण संविधान के अधिनियम के बाद अधिनियमित किया गया था। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रस्तावना को बहुत अच्छे से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर देंगे ताकि हमें पता चले कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में इसके MCQ को लेकर। शुक्रिया।